आपको बताऊंगी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। इसके बारे में आज मैं आपको अध्ययन कराऊंगी। ठीक है, ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 यानी नेशनल ट्रस्ट नेशनल एक्ट 1999। आज मैं आपको इसके बारे में अध्ययन कराऊंगी कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम क्या है और ये क्यों बनाया गया, इसमें बच्चों को किस प्रकार की सुविधा दी गई जिससे बच्चे अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकें। तो इस राष्ट्रीय न्यास अधिनियम यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में ये अधिनियम लागू क्यों किया गया, अब आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ। यानी इस अधिनियम का निर्माण सन 1999 में इस अधिनियम का निर्माण सन 1999 में विविध प्रकार की विकलांगताओं को लेकर किया गया। जो बच्चों में विभिन्न प्रकार की विकलांगता होती है, जैसे एक होती है शारीरिक विकलांगता, दूसरी होती है हमारी मानसिक विकलांगता। तो शारीरिक विकलांगता से तात्पर्य ये है कि शारीरिक विकलांगता जैसे बच्चे के लिए क्या हाथ खराब है या पैर खराब है, इस तरह की जो विकलांगता होती है, पैर टेढ़ा है, थोड़ा बहुत ठीक से चल नहीं पाता है, लंगड़ा के चलता है, या वो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो ये सभी शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। तो शारीरिक विकलांग बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों की तुलना में निर्बल और अक्षम होते हैं, इसीलिए वो विकलांगों की श्रेणी में आते हैं। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि विकलांग बच्चे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, तो वो उनकी अपेक्षा सामान्य बच्चों की अपेक्षा निर्बल और कमजोर होते हैं, अक्षम होते हैं, और ये उनकी पहचान है कि ये विकलांग है या सामान्य बालक है, ये उनकी पहचान है। जैसे विकलांग को कहते हैं हैंडीकैप यानी विकलांग बच्चे और मानसिक रूप से यानी मानसिक मंदता वाले। अब सामान्य बच्चों को यदि हम कोई चीज़ समझाते हैं तो वो बच्चा ठीक प्रकार से समझ लेता है, और लेकिन जो विकलांग बच्चे होते हैं यानी मानसिक विकृति वाले बच्चे हैं, तो वो बच्चे ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते, उनको बार बार समझाना पड़ता है, फिर भी उनके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो मानसिक मंद बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चों की भांति नहीं होते हैं, इसलिए वो विकलांगों की श्रेणी में आते हैं। तो वो मानसिक मंदता के कारण होते हैं। तो इसीलिए इस अधिनियम को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 को लागू किया गया। तो ये इसका निर्माण 1999 में विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को लेकर किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के छात्र जैसे कि मानसिक मंदता है, स्वलीनता है, लकवा आदि विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया। इस ट्रस्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया। अब इसको एक धीरे धीरे इन सभी विकलांगताओं ने एक व्यापक रूप ले लिया। इन सभी के बारे में जब इसमें विभिन्न प्रकार के नियम चलाए गए, कानून वगैरह नियम चलाए गए, इसकी बहुत सारी नीतियां निर्धारित की गई। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए एक कार्यकारी अधिकारी को रखा गया, चेयरमैन को रखा गया, संरक्षकों की व्यवस्था की गई जो विकलांग बच्चों की हर तरह से सहायता कर सके और विकलांग बच्चे जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके। इसलिए इन सभी बच्चों के बारे में इसमें बताया गया है कि विकलांग बच्चों के लिए जो उनके हित में थी, जो उनको सुरक्षा प्रदान करना ही उनका मेन उद्देश्य था। उनका मेन उद्देश्य था कि विकलांग बच्चों को सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए। तो इसीलिए ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 लागू किया गया। अब इसमें विभिन्न प्रकार के सोपानों को रखा गया, जैसे हमारा पहला आता है अधिनियम की संरचना। इसमें अधिनियम की संरचना की गई, इसमें हमारा अधिनियम की संरचना की गई। इसमें
प्रकार के इसमें हमें नियम रखना है, किस प्रकार की नीतियों को निर्धारित करना है, उन सब की व्यवस्था हुई। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट, यानी इसमें अधिनियम की संरचना हुई कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाए। तो इस अधिनियम का मेन उद्देश्य था बच्चों का हित देखना, उनका कल्याण देखना कि विकलांग बच्चों का किस तरह से कल्याण किया जाए। विकलांग बच्चों का इस तरह की व्यवस्थाएं इसमें रखी गई जिससे विकलांग बच्चों के जो हित के अंतर्गत थी, जो उनके हित के लिए उनको सुरक्षा प्रदान कराना था। तो इसमें सबसे पहले हमने अधिनियम की संरचना की कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक न्यास का निर्माण किया गया जो कि विकलांग व्यक्तियों की हित को सुरक्षा प्रदान करना था। तो इसमें एक कार्यकारी अधिकारी को रखा गया, एक चेयरमैन की नियुक्ति की गई, इसमें एक कार्यकारी अधिकारी और एक चेयरमैन की नियुक्ति की गई कि जिससे ये विकलांग बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रख सके। और इस न्यास का गठन पूर्णतः संवैधानिक था, ये संविधान द्वारा बनाया गया था, यानी इस न्यास का निर्माण जो था वो पूर्ण रूप से संवैधानिक था कि इसमें किस तरह के लोगों को रखा जाए। कि मैंने आपको बताया था कि एक कार्यकारी अधिकारी और चेयरमैन को नियुक्ति किया गया इस तरह से कि इसमें जिससे वो विकलांग लोगों की ठीक प्रकार से उनको सही दिशा दिखला सके, उनका मार्गदर्शन करा सके। तो इसमें बच्चों एक अध्यक्ष होता था, एक अध्यक्ष और 21 सदस्य होते थे। इस अधिनियम के तहत इसमें एक अध्यक्ष होता था और उसमें 21 सदस्यों को चुना गया। और इसमें एक अध्यक्ष को इस प्रकार चुना जाता था कि उसको पूर्ण जानकारी हो कि विकलांगों के साथ हमें किस प्रकार का बिहेव करना है। तो उसमें ये बताया गया था कि इसमें किस तरह का व्यवहार करना है, जिसके संरक्षण में सभी लोग कार्य करेंगे। और उन सभी प्रावधानों को इस नियम में सम्मिलित किया गया जो कि विकलांग बच्चों के कल्याणकारी था, जो उन विकलांग बच्चों के लिए कल्याणकारी था। तो इसमें जो अधिनियम बनाया गया तो इस आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, मैं आपको बताती हूँ। ये देख लीजिए आप, द नेशनल ट्रस्ट। इस आधार पर इसका नाम द नेशनल ट्रस्ट फॉर पर्सन, द नेशनल ट्रस्ट ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, यानी उन व्यक्तियों के लिए विद ऑटिज्म। विद ऑटिज्म, द नेशनल ट्रस्ट ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, जो उसमें ऑटिज्म वाले विकलांग व्यक्ति थे। विद ऑटिज्म, द नेशनल ट्रस्ट ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म और मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा आता है हमारा मेंटल यानी सेरेब्रल पॉलिसी। दूसरा है हमारा सेरेब्रल पॉलिसी, सेरेब्रल पॉलिसी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी इसमें जो ये नेशनल ट्रस्ट ऑफ पर्सन यानी जिन व्यक्तियों के लिए था किसके साथ, जैसे जो बीमारी हमारे, एक तो आपकी ऑटिज्म,
दूसरी आती है हमारी सेरेब्रल पॉलिसी पॉलिसी। तीसरी आती है हमारी मेंटल रिटार्डेशन। चौथी आती है हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब इसमें जो इन 4 प्रकार की बीमारियों से संबंधित है ये टेस्ट कि इसमें ये जो बीमारियां हैं, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉलिसी है, मेंटल रिटार्डेशन है एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो इसके अंतर्गत इस नियम को लागू किया गया और इसको लघु रूप में क्या कहा गया, इसका लघु नाम था, इसको लघु नाम इसको क्या दिया गया, इसका लघु नाम क्या हो गया, लघु नाम हो गया इसका नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये इसको लघु नाम दिया गया, ट्रस्ट एक्ट 1900, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ये इसका लघु नाम दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ कि ये ऑटिज्म क्या है, तो इसको इसका ये लघु नाम दिया गया है। अब पहला आता है हमारा ऑटिज्म। अब मैं आपको ऑटिज्म के बारे में बताती हूँ। ऑटिज्म को क्या कहते हैं बच्चों, स्वलीनता, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था कि ये अधिनियम क्यों चलाया गया, इसे मैंने आपको बताया था मानसिक मंदता, स्वलीनता, लकवा आदि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां थी उनको इसमें सम्मिलित किया गया था और इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था इस अधिनियम को। तो ये अब आता है हमारा ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, स्वलीनता, ऑटिज्म होता है हमारा स्वलीनता। अब ये स्वलीनता क्या होता है, ये ऑटिज्म में 3 चीज़ों में परेशानी होती है। इसमें ये जो बीमारी है, पहला है हमारा ऑटिज्म, तो इसमें क्या है, इसमें 3 चीज़ों में परेशानी होती है। ऑटिज्म जो बीमारी है इसमें 3 चीज़ों में परेशानी होती है कि बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, जब बोलता है तो हकलाता है, तुतलाता है, हकलाता है, तुतलाता है, यानी दूसरा व्यक्ति उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाता, तो ये हमारा ऑटिज्म के अंतर्गत आता है। और इसमें दूसरा आता है कम्युनिकेटिंग, और इसमें आता है हमारा कम्युनिकेटिंग। दूसरी ये आती है, एक तो हमने बताया कि बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता है, बोलता है तो वो हकलाता है, तुतलाता है, तो उसकी बात को कोई ठीक से समझ नहीं पाता। दूसरा आता है हमारा इसमें कम्युनिकेटिंग के अंतर्गत आता है कि बच्चा एक बात को बार बार रिपीट कर रहा है। इस बीमारी के अंतर्गत बच्चा एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है उसका, और वो घर जाके वही बात को बार बार कहता है, यानी दोहरान करता है उसी बात का, घर जाकर के बच्चा उस बात को बार बार बोलता है, तो यानी रिपीटेशन जो उसमें होता है वो आता है हमारा ऑटिज्म के अंतर्गत आता है। और इसमें एक ही चीज़ को जब बच्चा बार बार रिपीट करता है, जब बच्चा एक ही बात को बार बार कहता है, तो उसकी इस प्रकार से किसी बच्चे से दोस्ती भी नहीं हो पाती, किसी बच्चे की उससे दोस्ती भी नहीं हो पाती, और इस तरह से वो अपने आप को असामान्य समझता है, किसी तरह से उसकी दोस्ती भी नहीं हो पाती। इस कारण से ठीक प्रकार से किसी से बातचीत भी नहीं कर पाता और एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है, रिपीट करता रहता है। अब हमारा दूसरा आता है सेरेब्रल पॉलिसी। ये मैंने आपको बताया है, दूसरा है हमारा सेरेब्रल पॉलिसी। अब ये क्या होता है बच्चों, सेरेब्रल पॉलिसी के अंतर्गत क्या आता है, मस्तिष्क पक्षाघात, यानी मस्तिष्क पक्षाघात। इसमें क्या होता है बच्चों कि मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में। मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। अब जैसे पॉलिसी का अर्थ है शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी, यानी शारीरिक दुर्बलता। मस्तिष्क पक्षाघात से तात्पर्य है कि हमारे मस्तिष्क में किसी कारण से चोट लग जाना, या ये बीमारी जन्म से भी हो सकती है, या फिर हमें मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई आघात हो जाता है, चोट लग जाती है, इसके कारण भी हो जाता है। तो इसमें
बच्चों की मांसपेशियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, दुर्बल। तो इसमें मांसपेशियों की वजह से बच्चा शारीरिक कमजोरी या क्षमता से भी होता है। इसमें शारीरिक क्षमता, शारीरिक कमजोरी के कारण बच्चों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और मांसपेशियां कमजोर होने के कारण वो किसी ठीक प्रकार से चल नहीं सकता। चलता है तो वो गिर जाता है, यानी लड़खड़ा के चलता है, लड़खड़ाता है और ठीक से किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता। पकड़ता है लेकिन उसका हाथ कब आता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां कमजोर है, सिकुड़ गई है मांसपेशियां उसकी। तो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका हाथ कब पाता है, वो ठीक से पकड़ नहीं पाता है। तो उसको इस प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वो हमारी आती हैं सेरेब्रल पॉलिसी के अंदर, मांसपेशियों का कमजोर होना। इसमें बच्चा ठीक प्रकार से चल नहीं पाता, ना किसी से ठीक प्रकार से बात कर पाता है, और जब चलता है तो गिर जाता है, ठीक प्रकार से किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाता। तो इन बच्चों में ये विकलांगता का कारण, ये भी बच्चों में विकलांगता का कारण। तो ये हम बच्चे का 3 से 6 वर्ष की उम्र में हम इस बीमारी को देख सकते हैं। 3 से 6 वर्ष की उम्र में इस बीमारी को देखा जा सकता है कि बच्चा ठीक से वस्तुओं को नहीं पकड़ पा रहा है और ठीक से चल नहीं पा रहा है, तो इसलिए इसको बताया गया। अब हमारा अगला आता है मेंटल रिटार्डेशन। नंबर 3 आता है हमारा मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, इसके अंतर्गत क्या आता है, मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता। ये आता है हमारा मानसिक मंदता। मानसिक मंदता, ये मानसिक मंदता के अंतर्गत आता है, यानी मंद बुद्धि। जो मंद बुद्धि छात्र होते हैं ये उसके अंतर्गत आता है कि मानसिक तनाव, इसका मानसिक मंदता। इसमें बच्चे का आईक्यू लेवल होता है वो सामान्य बालकों से कम होता है। बच्चा किसी प्रकार से ठीक से याद नहीं कर पाता किसी चीज़ को, उसको बार बार बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि इसको इस तरह से याद करो, लेकिन जब याद करता है तो वो भूल जाता है। ये हमारा होता है मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत, कि किसी बात को हम उसको बार बार समझा रहे हैं और उसके दिमाग से निकलता जा रहा है, वो भूलता जा रहा है। तो यानी वो क्या है, मंदबुद्धि। तो कहते हैं ना, क्या तू मंदबुद्धि है जो समझ नहीं पा रहा है। अपन गुस्से में कह देते हैं क्या तू मंदबुद्धि है जो तू समझ नहीं पा रहा है, हम तुझे समझा रहे हैं। फिर गुस्सा भी आ जाता है कि तू तो मंदबुद्धि है, अपन ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये हमारा आता है मानसिक मंदता यानी मंदबुद्धि। इस तरह के इसलिए मंदबुद्धि छात्रों का वर्णन किया गया है इसमें। तो ये एक सामान्य समस्या है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये तो एक सामान्य समस्या है। अब हमारा अगला आता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आता है एकाधिक विकलांगता। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यह आता है हमारा एकाधिक विकलांगता के अंतर्गत आता है। एकाधिक विकलांगता, एकाधिक विकलांगता यानी 2 या 2 से अधिक या बहुविकलांगता। तो इसमें 2 या 2 से अधिक का ये मिला जुला रूप है जिसको हम कहते हैं एकाधिक विकलांगता। तो ये 2 या 2 से अधिक या बहुविकलांगता का ये मिला हुआ रूप है। एक ही व्यक्ति में इसमें कई प्रकार की विकलांगताएं सम्मिलित की गई हैं। यानी इसके अंतर्गत मेंटल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत इसमें कई प्रकार की विकलांगताएं होती हैं बच्चे के अंदर। वो क्या, जैसे किसी का हाथ भी खराब है, उसका पैर भी ठीक नहीं है, यानी वो लंगड़ा के चलता है, हाथ से काम भी नहीं कर सकता, हाथ से काम करता है तो उसका हाथ कप आता है, यानी ठीक से लिख भी नहीं पा रहा है। और यदि चल रहा है तो चलने में वो गिर रहा है, यानी लंगड़ा के चल रहा है ना। तो इसमें कई प्रकार की विकलांगताएं और उसकी मानसिक
मानसिक मंदता वाला भी बच्चा है, वो जैसे किसी बातों को समझाते हैं तो वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो इसमें कई प्रकार की विकलांगताएं आ जाती हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज के में कई प्रकार की, यानी बहु विकलांगता इसको कहते हैं हम, बहु विकलांगता या एक अधिक विकलांगता या दो से अधिक विकलांगता, जो इसमें कई प्रकार की विकलांगताएं होती हैं। तो ये हमारा आ जाता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आता है। अब आपको ये सब समझ में आए होंगे। अब इस न्यास का मूल उद्देश्य क्या है, हमने आपको ये सब समझाया विकलांग व्यक्तियों के बारे में। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है इस अधिनियम में? इसका मूल उद्देश्य इस तरह की विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी इस प्रकार के व्यक्तियों को, इस प्रकार के विकलांग वाले व्यक्तियों, जो विकलांग के शिकार व्यक्ति हैं, विकलांगता के शिकार व्यक्ति हैं, उनको हमें आत्मनिर्भर बनाना है। क्यों? जिससे वो अपना काम स्वयं कर सके। उनको इस तरह की बातें समझानी है जिससे वो अपना काम खुद कर सके, यानी आत्मनिर्भर हो सके, सेल्फ डिपेंड, दूसरों पर आश्रित ना रहे। क्योंकि वो अपने काम के लिए बैठे रहे कि कोई दूसरा आएगा तो हमारा काम करेगा, तो वो दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। इसलिए हमें इस तरह के इसमें नियम और नीतियों का निर्माण किया है, और इसमें एक अध्यक्ष और 21 सदस्य को रखा है, एक कार्यकारी अधिकारी है और चेयरमैन, सभी की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम के तहत, कि जिससे इसका प्रावधान ठीक तरह से चलता रहे और इसमें बच्चा अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, जो दूसरों पर डिपेंड ना रहे, यानी बच्चा इसमें आत्मनिर्भर बन सके। तो हमें इसमें आत्मनिर्भर बनाना है जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके, किसी के ऊपर आश्रित ना रहे। जैसे सामान्य व्यक्ति अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीता है और अपना काम स्वयं करता है, सब कुछ अपना काम स्वयं कर लेता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। तो हमें विकलांग बच्चों के लिए भी आत्मनिर्भर बनाना है जिससे वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। और फिर जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे जो हमने बताया था आपको, जो यहाँ पे 21 एक अध्यक्ष और जो इसमें 21 सदस्य होते हैं, तो उनको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसमें अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा उन लोगों को ही नियुक्त किया जाता है जिन्हें इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो। ऐसा नहीं है कि वो इस बीमारियों के बारे में जानते नहीं है, उनको नियुक्त कर दिया जाए तो वो बच्चों का संरक्षण कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसमें उन लोगों को ही नियुक्त किया जाता है जो इस बीमारी को, इन सभी के लिए, जैसे नेशनल ट्रस्ट ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, तो इस तरह की जो बीमारियां ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉलिसी है, मेंटल रिटार्डेशन है एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, इस प्रकार की बीमारियों के लिए और इस प्रकार के क्षेत्र में इन्हें विशेष अनुभव होगा, विशेष अनुभवी व्यक्तियों का ही इसमें चयन किया जाता है। बिना अनुभवी व्यक्ति इसमें ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। और इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। इस अधिनियम के तहत इन सभी लोगों का सहयोग जरूरी है कि जो हमारे विकलांग बच्चों के हित में है, और हमें विकलांग बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है, उनको संरक्षण देना है कि वो अपना कार्य संरक्षण के द्वारा और किसी भी रूप से वो आत्मनिर्भर बन सके और अपना कार्य स्वयं कर सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना है। तो हमने आपको ये सब बता दिया, अब आपकी समझ में आया होगा, ये सब आपकी समझ में आया होगा। कल हम आपको इसके राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के उद्देश्यों के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगा। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही काफ़ी है। थैंक यू जी।